नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त के बीच और बेस्ट 5000 जीके के प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है उसके एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो इससे पहले 3 भाग ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उनके वीडियो नहीं देखे हैं तो आई बटन पर आपको लिंक मिलेगी, वहां से आप उन वीडियोज को देख सकते हैं। इन सारी क्लासेस के जो पीडीएफ है वह आपको टेलीग्राम चैनल केवी गुरुजी पर मिलती हैं, तो वहां से आप इसके पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आज के इस वीडियो में भी हम लोग रेलवे और एसएससी की परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। वीडियो की हम लोग शुरुआत करें उससे पहले एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि इस बार 27 फरवरी को जो अनअकैडमी का टेस्ट होने वाला है इसमें आप लोग जरूर शामिल होइए, क्योंकि इस टेस्ट में अगर आपकी रैंक 1 आती है तो आप लोग लैपटॉप, 2 से 6 में स्मार्टफोन और 7 से 16 आने पर वायरलेस एयरपॉड देख सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपकी रैंक यहाँ पर 300 तक भी होती है तो आप अमेजन का बाउचर भी यहां से जीत सकते हैं। सारे अलग अलग एग्जाम होंगे, यानी कि बैंक का एग्जाम 10 बजे होगा, एसएससी का दिन में 2 बजे होगा, रेलवे का 5 बजे होगा। तो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में एक लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक करके अगर आप चाहें तो इन तीनों एग्जाम में शामिल हो सकते हैं। जब आपसे कोड पूछा जाए तो आप लोग यूज करिएगा कोड KV10 और संडे के दिन इस एग्जाम में आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। बाकी अनअकैडमी के ऊपर आपको बहुत सारे हमारे देश के जो बेस्ट टीचर हैं उनके कोर्सेज मिल जाएंगे। तो अगर आप अनअकैडमी के माध्यम से किसी भी एग्जाम की एक सिस्टमैटिक वे में तैयारी करना चाहते हैं तो आप अनअकैडमी का कोई भी कोर्स परचेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो अगर आप इस नंबर पर कांटेक्ट करने के बाद में कोई भी कोर्स परचेज करेंगे तो आपको यहाँ पर 25 से 30% तक का डिस्काउंट अनअकैडमी के कोर्सेज पर दिया जाएगा। तो चलिए अब इस वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है कि मनुष्य में बौनेपन के लिए निम्नलिखित में से क्या उत्तरदायी है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग बौनेपन की बात करते हैं तो इसके लिए उत्तरदायी होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा? पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और ये जो आपका बौनापन है ये ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के कारण होता है। किसके कारण? ग्रोथ हार्मोन डिफिशियंसी के कारण बौनापन होता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस नहीं है लेकिन मूल रूप से कंप्यूटर भाषा है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारी पाइथन लैंग्वेज है ये आपकी एक कंप्यूटर भाषा है। क्या है? कंप्यूटर भाषा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। पाइथन के बारे में आपको जरूर ध्यान रखना है क्योंकि यह एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। 1991 में इसको डेवलप किया था ग्यूडो वान रोसम ने। किसने? ग्यूडो वान रोसम के द्वारा इसको डिजाइन किया गया है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि 2014 में बैंक खाता, क्रेडिट, बीमा, पेंशन आदि जैसी वित्तीय सेवाओं की सस्ती अधिगम्यता प्रदान करने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई थी। तो इसके बारे में भी आपको बहुत ही अच्छे से पता होगा। यह योजना आपकी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम भी दर्ज करवा चुकी है और नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। क्या नाम है? प्रधानमंत्री जनधन योजना, यानी कि ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूरोपियन यूनियन में निम्नलिखित में से कौन सा देश समलैंगिक विवाह को वैधता प्रदान करने वाला पहला पोस्ट कम्युनिस्ट देश बना है। देखिए, इसका सिंपल सा मतलब है कि लड़का लड़के से शादी कर सकता है और लड़की यहां पर लड़की से शादी कर सकती है, और इसको मान्यता देने वाला चेक रिपब्लिक पहला देश बन गया है। ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो नाम इसका है चेक गणराज्य। ऑप्शन यहां पर डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि यूनाइटेड नेशन का जो पीस कीपिंग फोर्सेज हैं, जिसे हम लोग शांति सेना भी कहते हैं, इसको कौन से साल शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये जो पुरस्कार है इनको मिला था 1988 में। कब मिला था? 1988 में ये पुरस्कार मिला था, यानी कि ऑप्शन यहां पर ए हो जाएगा करेक्ट। और ये आपके NTPC CBT 1 में पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि स्पेन के उस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे किंग ऑफ क्ले के रूप में जाना जाता है। तो मैंने आपको बताया ही था, इनका नाम है राफेल नडाल। क्या नाम है? राफेल नडाल इनका नाम है। और क्यों इनको किंग ऑफ क्ले कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने रिकॉर्ड 13 बार फ्रेंच ओपन का टाइटल जीता हुआ है। तो फ्रेंच ओपन, जिसे हम लोग रोलैंड गैरोस के नाम से भी जानते हैं, उसी के लिए फेमस है राफेल नडाल। तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक का भारत के नाभिकीय क्षेत्र में कोई योगदान नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जब हम लोग नाभिकीय क्षेत्र की बात करते हैं
तो इसमें आपके CNR राव साहब का कोई योगदान नहीं है। ध्यान रखिएगा, CNR राव साहब हमारे भारत के वैज्ञानिक हैं जिनका जन्म बेंगलुरु में 1934 में हुआ था। इनको दुनिया भर के 83 यूनिवर्सिटी के द्वारा डॉक्टरेट की उपाधि भी मिल चुकी है। तो इनका नाभिकीय प्रोग्राम में कोई योगदान नहीं था, तो बी होगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस शहर को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। तो पूर्व के स्कॉटलैंड की बात करें, ये कहा जाता है शिलोंग, जो कि मेघालय की राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, मेघालय की राजधानी शिलोंग को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पर हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब सवाल ये उठता है कि इसको कहा क्यों जाता है। तो देखिए, अगर हम लोग शिलोंग की बात करते हैं तो जैसे आपके स्कॉटलैंड में बहुत ही अच्छे लैंडस्केप मिलेंगे, इसके अलावा शानदार एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मिलेंगे, आपकी विरासत बिल्डिंग देखने को मिलेंगी, कुछ उसी प्रकार से आपको मिलेगा शिलोंग में। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बिलाप गीत यानी कि गम का जो गाना है जिसका नाम है द लाइफ हैज़ गॉन आउट ऑफ द बॉडी, इसका संबंध अवध के किस नवाब से है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका संबंध है नवाब वाजिद अली शाह से। किससे? नवाब वाजिद अली शाह से इसका संबंध है। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका अवध किंगडम रहा था, इसको भी डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अंतर्गत मिला लिया गया था ब्रिटिश साम्राज्य में। और ये आपके अवध की जो राजधानी थी वह लखनऊ हुआ करती थी। तो ये नवाब वाजिद अली शाह के लिए कहा गया था। ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन से नृत्य शैली राजस्थान से संबंधित नहीं है। तो देखिए, गणगौर की बात करें, कलबेलिया की बात करें, घूमर की बात करें, तो ये सारे हमारे राजस्थान के हैं। लेकिन जो लावणी है ये आपके राजस्थान का नहीं है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा वॉइस असिस्टेंट नहीं है। तो आपने बहुत सारे वॉइस असिस्टेंट देखे होंगे, बहुत सारे लोग आप में से होंगे जो इसका यूज भी करते होंगे, जैसे कि ये वाला गाना सुनाइए। तो उसी प्रकार से जैसे गूगल असिस्टेंट है, आपके एप्पल की श्री है, एलेक्सा है, ये सारे हमारे वॉइस असिस्टेंट हैं। लेकिन कारवा कोई वॉइस असिस्टेंट नहीं है यहाँ पर। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि टोकन, क्रेडिट या धन के उपयोग के बिना वस्तुओं या सेवाओं के प्रत्यक्ष विनिमय के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इस शब्द का नाम होता है वस्तु विनिमय। क्या होता है? वस्तु विनिमय, यानी कि इसका नाम है बार्टर सिस्टम। आपने गांव में अभी भी देखा होगा कि कई बार जब आपके यहाँ पर जैसे मान लीजिए कोई तरबूज बेचने वाला आया है, तो उस स्थिति में क्या करते हैं कि हम अपने घर में जो रखा हुआ गेहूं या धान होता है उसकी कुछ मात्रा को देते हैं और उसी के बदले में वो हमको दे देता है तरबूज। हालांकि अब इसमें पैसों की भी बात होती है, लेकिन पहले ऐसे होता था कि बार्टर सिस्टम के अंतर्गत एक सामान आप दे करके अपने उपयोग के दूसरे सामान को ले सकते थे। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है। तो अगर हम लोग तार युक्त ब्रॉडबैंड की बात करते हैं तो जो आपके सैटेलाइट से इंटरनेट मिलता है वह तार युक्त नहीं होता है, यानी कि ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। तो बताइए इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। अब धनुर्वेद यानी कि धनुष की बात हो रही है, जिसमें आपके युद्ध कला की जानकारी हो, तो जाहिर सी बात है ये हमारे युद्ध कौशल से जुड़ा हुआ है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान ये भी रखना है कि जो धनुर्वेद है ये हमारे यजुर्वेद का उपवेद है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न भी यही है, सेम कॉपी हो गया है, तो ध्यान रखिएगा यहां पर ऑप्शन ए होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में निम्न में से किस देश के पास में सबसे बड़ी संचार उपग्रह प्रणाली है। तो ये तो आसान सा प्रश्न है, क्योंकि सबसे बड़ा जो संचार प्रणाली है वो हमारे देश के पास यानी कि भारत के पास में है। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। हमारे यहाँ की जो संचार प्रणाली है उसका नाम है इनसैट, यानी कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट सिस्टम, और ये आपको जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में देखने को मिलेगी। ऑप्शन हमारा यहाँ पर ए यानी कि भारत होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में विधानसभा चुनाव में उपरोक्त में से नोटा का पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था। तो अगर हम लोग नोटा की बात करते हैं तो ये पहली बार यूज हुआ था 2013 में। कब हुआ था? 2013 में आपके 3 से 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव थे। उसी समय पहली बार नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव बटन का यूज किया गया था। तो बी होगा करेक्ट। ये देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूनियन टेरिटरी दिल्ली में चुनाव थे
और उसी समय नोटा का पहली बार यूज हुआ था। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा एक कोशिकीय जीव काला अजार नामक रोग के लिए जिम्मेदार है। तो अगर हम लोग काला अजार की बात करते हैं तो इसके लिए जो जीव होता है उसका नाम है लेशमेनिया। क्या नाम है? लेशमेनिया इसका नाम होता है। यह एक प्रकार की पैरासाइट है। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट, यानी कि एक प्रोटोजोआ होता है जिसके कारण लेशमेनिया नाम की डिसीज, जिसके कारण काला अजार नाम की डिसीज होती है। अगला प्रश्न है कि स्वच्छ और खुले में शौच मुक्त भारत बनाने के लिए सरकार के द्वारा शुरू की गई योजना का नाम क्या है। तो इस योजना का नाम है स्वच्छ भारत अभियान। क्या नाम है? स्वच्छ भारत अभियान इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार के द्वारा 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन की शुरुआत हुई थी। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि बीटी कल्चर के द्वारा निम्न में से किस भारतीय राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। जब हम लोग बीटी कल्चर की बात करते हैं तो इसका मतलब हम बात कर रहे हैं अंगूर की, और आप सभी को यह पता होगा कि अंगूर की खेती सबसे ज्यादा हमारे देश में महाराष्ट्र राज्य में की जाती है, यानी कि ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो बस आपको ध्यान रखना है कि बीटी कल्चर ये आपके ग्रेप्स यानी कि अंगूर की खेती से जुड़ा हुआ है। सबसे ज़्यादा इसकी जो खेती है वो मेडिटेरेनियन सी के पास जो देश वहाँ पर की जाती है, चाहे वह पुर्तगाल हो चाहे वह स्पेन हो, यहाँ पर की जाती है। लेकिन भारत में इसकी खेती होती है महाराष्ट्र में, तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण दिशा कार्यक्रम जो है इसमें दिशा का पूरा नाम क्या है। तो दिशा की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका पूरा नाम है डिजिटल साक्षरता अभियान। क्या नाम है? डिजिटल साक्षरता अभियान इसका नाम है, यानी कि ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये जो स्कीम है इसको फरवरी 2017 में हमारे गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव किया गया था, और इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो भी हमारे ग्रामीण एरियाज हैं वहां पर डिजिटल साक्षरता को बढ़ाया जाए। तो ऑप्शन यहाँ पर सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई सबसे अधिक है। तो अगर हम लोग रेलवे लाइन की बात करते हैं तो सबसे अधिक आपको मिलेगी उत्तर प्रदेश में। कहां पर है? सब उत्तर प्रदेश में है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा यहां पर करेक्ट। तो ये देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में ये 8,726 किलोमीटर है, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे पे आता है महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कि 2020-21 में अमेरिका पेट्रोलियम के निर्यात में दुनिया में अग्रणी देश है। तो बताइए कौन सा देश दूसरे स्थान पर है। तो अगर हम लोग सेकंड पोजीशन की बात करते हैं तो इसमें आपका आता है रसिया। कौन है? रसिया है, यानी कि रसिया नहीं जी, सऊदी अरब है। सी आपका होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ध्यान रखिएगा, अगर हम लोग करंट सिनारियो की बात करते हैं तो अमेरिका आपका सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम को निर्यात करता है, दूसरे स्थान पे सऊदी अरब है और तीसरे स्थान पे है रूस। अगर आपसे कभी ये पूछा जाए कि हम लोग किससे सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं तो हम लोग इराक से सबसे ज़्यादा तेल खरीदते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध हॉर्नबिल महोत्सव भारत के किस पूर्वोत्तर के राज्य के लिए महत्वपूर्ण है। तो हॉर्नबिल महोत्सव की बात करें, ये आपके नागालैंड राज्य में होता है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। तो देख सकते हैं 1 से लेकर के 10 दिसंबर को नागालैंड राज्य में ये मनाया जाता है। इसे हम लोग फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल भी कहते हैं, यानी कि त्योहारों का त्यौहार भी कहते हैं, और नागा जनजातियों के द्वारा इसे सेलिब्रेट किया जाता है। तो ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी रेलवे लाइन है जो कि अरब सागर के समांतर चलती है। तो इस रेलवे लाइन का नाम है कोंकण रेलवे। कोंकण रेलवे आप सभी को पता होगा कि ये हमारे कर्नाटक से होते हुए महाराष्ट्र को जोड़ती है, और अगर हम लोग कर्नाटक से महाराष्ट्र की बात करते हैं तो ये अरब सागर के पैरेलल है, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो कि पश्चिमी घाट के शिखर पर स्थित है और मुंबई को पुणे से जोड़ता है। तो मुंबई से पुणे वाले दर्रे की बात करें, इसका नाम है भोर घाट दर्रा। क्या नाम है? भोर घाट दर्रा इसका नाम है। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अब 3 दर्रे आपके सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए, एक थाल घाट है जो कि नासिक से मुंबई को जोड़ता है, एक हमारा पाल घाट है जो कि केरल से तमिलनाडु को जोड़ता है, और एक हमारा सेनकोटा पास है जो कि तिरुवनंतपुरम को मदुरई यानी कि तमिलनाडु से ये भी जोड़ता है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार के द्वारा जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम है ये आरंभ किया गया था किस पर्पज से। पढ़ाओ नहीं जी, पढ़ाओ है ये। हाँ, तो ये कार्यक्रम किसके पर्पज से शुरू किया गया था। तो इसका मुख्य रूप से उद्देश्य था कि जो बालिका लिंगानुपात है इसमें कमी को रोका जाए। क्या था? बाल लिंगानुपात में जो कमी है इसको कम किया जाए,
इसी के पर्पज से इसकी शुरुआत हुई थी, तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा करेक्ट। आपको ध्यान रखना है कि 22 जनवरी 2015 को हरियाणा के पानीपत से इस योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि भारत में जो पीपल्स प्लान है इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो पीपल्स प्लान की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसका निर्माण किया था M.N. रॉय ने। आप सभी को पता होगा हमारे देश में जो संविधान सभा की सबसे पहली मांग रखी गई थी वह भी M.N. रॉय के द्वारा ही रखी गई थी, तो इन्होंने पीपल्स प्लान भी आपका दिया था। डी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कुना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है। तो अगर हम लोग कुना की बात करते हैं तो ये आपकी मुद्रा है क्रोएशिया की। कहाँ की है? क्रोएशिया की मुद्रा है कुना। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा करेक्ट। क्रोएशिया की बात करते हैं तो ये आपका बाल्कन कंट्री है, यानी कि यूरोप का बाल्कन कंट्री के अंतर्गत ही आता है। राजधानी इसकी आपको जाग्रेब में मिलेगी और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इनका नाम है जोरान मिलानोविक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा क्रोएशिया करेक्ट। अगला प्रश्न है कि पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है। तो पक्षियों के अध्ययन की बात करें इसे कहा जाता है अर्निथोपोलॉजी। क्या नाम है? अर्निथोपोलॉजी कहा जाता है पक्षियों के अध्ययन को। ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा करेक्ट। अब बाकी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो हमारा एंथ्रोपोलॉजी होता है ये आपके ह्यूमैनिटी के साइंटिफिक अध्ययन को कहा जाता है। हर्पेटोलॉजी की बात करते हैं तो जो हमारे एम्फीबियन होते हैं उनके स्टडी को हर्पेटोलॉजी कहा जाता है। और अगर हम लोग ऑप्थेल्मोलॉजी की बात करते हैं तो जब आपके आंख में कोई डिसऑर्डर होता है तो उसके डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट के लिए जो भी हम लोग यहाँ पर अध्ययन करते हैं उसे कहा जाता है ऑप्थेल्मोलॉजी। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखेंगे, बी हो जाएगा फिलहाल करेक्ट। अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र के द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी। तो ये जो रियो डिक्लेरेशन है इसको मंजूरी मिली थी 1992 में। कब मिली थी? 1992 में मिली थी। आपको याद रखना है कि जो हमारा पृथ्वी सम्मेलन है वो आपका 1992 में रियो में ही हुआ था। तो डी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है पुस्तक द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है। तो ये जो पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इसको लिखा है युवराज सिंह ने। किसने? युवराज सिंह, जो कि हमारे 2 विश्व कप विजेता खिलाड़ी रहे हैं। 2007 का चाहे T20 विश्व कप हो या 2011 का क्रिकेट विश्व कप हो, दोनों को भारत के जीतने में सबसे ज़्यादा जो योगदान था वो युवराज सिंह का ही था। तो इन्हीं के द्वारा लिखी गई पुस्तक है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें होती हैं इसमें आपको अक्सर कौन सा पशु देखने को मिलेगा। तो इन मोहरों के ऊपर आपको बैल देखने को मिलेगा। ऑप्शन फिलहाल के लिए सी हो जाएगा करेक्ट। तो ये देख सकते हैं ये हमारे हड़प्पा की मोहरें हैं जिसके ऊपर आपको यूनिकॉर्न या फिर बैल देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न काफ़ी अच्छा सा है कि पाचन तंत्र के जो हमारे विभिन्न चरण होते हैं उनके लिए निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो आपको ध्यान ही होगा कि सबसे पहले हम लोग भोजन को खाते हैं, फिर उसका पाचन होता है हमारे पेट में, उसके बाद में जो उससे ज़रूरी चीज़ें होती हैं वो आपके एब्जॉर्ब हो जाती हैं और फिर जो बेकार की चीज़ें होती हैं वो हम लोग मल मूत्र के जरिए बाहर कर देते हैं। तो इस प्रकार से सबसे पहले आपका इंजेक्शन होता है, उसके बाद में डाइजेशन होता है, फिर आपका एब्जॉर्प्शन होता है और फिर होता है एक्सक्रेशन। तो ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये सारे प्रोसेस आपके सामने दिए गए हैं, इसे आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थानीय शासन का हिस्सा नहीं है। आपको पता होगा हमारे देश में स्थानीय शासन के लिए 2 महत्वपूर्ण संशोधन हुए थे। एक है 73वां संविधान संशोधन जिसके जरिए हमारे देश में पंचायती राज को जोड़ा गया था, और एक हमारा है 74वां संविधान संशोधन जिसके जरिए हमारे यहाँ पर म्युनिसिपैलिटी को जोड़ा गया था। तो अगर हम लोग स्थानीय शासन की बात करें तो जिला परिषद आता है, ग्राम पंचायत आती है, नगर पालिका है, लेकिन विकास प्राधिकरण इसका हिस्सा नहीं है। तो ये आपके ग्रुप डी और CBT1 NTPC दोनों में पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा, सी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो कंप्यूटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा संग्रहित, पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। ऑप्शन हमारा बी होगा यहाँ पर करेक्ट। तो ये आपका एक बहुत ही सिंपल सा प्रश्न था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक हार्डवेयर घटक नहीं है। देखिए अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करते हैं तो ऐसे हमारे कंप्यूटर के घटक जिनको हम लोग छू सकते हैं
उन्हें हम लोग कहते हैं हार्डवेयर। जैसे प्रिंटर को छू सकते हैं, कीबोर्ड को छू सकते हैं, माउस को छू सकते हैं, लेकिन जो हमारी मेमोरी होती है उसको हम लोग छू नहीं सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मेमोरी आपके हार्डवेयर का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद, सांसद नहीं होगा जी, भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को बुलाने और स्थगित करने का जो अधिकार है ये किसके पास होता है? तो आपने अगर संविधान का अनुच्छेद 85 पढ़ा होगा तो उसमें ये साफ साफ कहा गया है कि हमारी जो संसद के सदन हैं उनको बुलाने का, उनको स्थगित करने का और संसद को भंग करने का जो अधिकार है वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास में है। फिलहाल ये आपके पीएम और जो हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसके सलाह पर काम करते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि एकमात्र ऐसे पक्षी का नाम बताइए जो पीछे की ओर उड़ सकता है। तो पीछे की ओर उड़ने वाला जो पक्षी है इसका नाम हमिंग बर्ड है, यानी कि ऑप्शन आपका बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन नहीं है? तो आप अगर ध्यान देंगे तो जो हमारा रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन है जिसे हम लोग DRDO कहते हैं वह आपके भारत का संगठन है। बाकी सांख्यिकी कार्यालय यूरोपीय संघ का, आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व पर्यटन संगठन, ये सारे हमारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं। तो फिलहाल के लिए बी होगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि समोच्च जुताई क्या होती है? तो देखिए, अगर हम लोग समोच्च जुताई की बात करते हैं तो आपको ये पता होगा कि जो हमारे पर्वतीय क्षेत्रों में खेती की जाती है जिसे हम लोग कंटूर फार्मिंग भी कहते हैं, तो कंटूर विधि की खेती में इस प्रकार से जुताई की जाती है। आप ज़्यादातर जो चाय की फसल होती है उसमें भी इस प्रकार की जुताई को देखेंगे और इसके लिए सिंपल सा मतलब है कि समोच्च रेखाओं के साथ में ढालू भूमि के ऊपर जुताई की जाती है समोच्च जुताई के अंतर्गत, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि चंद्रयान 2 जो हमने मिशन लॉन्च किया था 22 जुलाई 2019 को, इसमें इसके लैंडर का नाम किस वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया था? तो लैंडर का नाम था विक्रम और जो इसका रोवर था उसका नाम था प्रज्ञान। ध्यान रखिएगा, इस साल अगस्त में हमने चंद्रयान 3 को भी यहाँ पर रखा हुआ है लॉन्च करने के लिए। तो ऑप्शन फिलहाल के लिए ए हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि प्रशुल्क और व्यापार पर सामान्य समझौता जिसे हम लोग गैट कहते हैं, यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ्स, ये कब अस्तित्व में आया था? तो ये आपका आता है 1948 में अस्तित्व में। उसके बाद में 1 नवंबर 1995 को इसे समाप्त कर दिया जाता है और इसके स्थान पर एक नई संस्था बनती है जिसका नाम है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। तो ध्यान रखिएगा, जो आपका WTO है ये पुरानी संस्था गैट का उत्तराधिकारी है। तो बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा पहला बड़ा और लौह इस्पात संयंत्र है? तो भारत की अगर हम बात करते हैं तो इसका नाम है टिस्को, यानी कि टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। इसकी जो स्थापना है ये हमारे जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा के द्वारा की गई थी 1907 में झारखंड के जमशेदपुर में। तो ध्यान रखिएगा, नाम इसका है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। अगला प्रश्न है कि भारत की जो पहली मेट्रो ट्रेन है वह कब और कहां से शुरू हुई थी? तो मेट्रो ट्रेन की बात हो रही है। ध्यान रखिएगा, जो सबसे पहली मेट्रो है वो 1984 में ही शुरू हो गई थी। कहां पर? कोलकाता में, यानी कि पश्चिम बंगाल की राजधानी में 24 अक्टूबर 1984 को। अच्छा, एक पॉइंट आपको और ध्यान रखना है कि हमारे देश में जो कोलकाता मेट्रो है वह एकमात्र ऐसी मेट्रो है जिसको एक रेलवे जोन का दर्जा मिला हुआ है। अगर आपसे परीक्षा में यह पूछा जाए कि भारत की सबसे बड़ी मेट्रो कौन सी है, तो वो हमारी दिल्ली मेट्रो है जिसकी टोटल लेंथ 348 किलोमीटर से ज़्यादा है। तो फिलहाल यहाँ पर बी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि नेता सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? इसे हम लोग दमदम एयरपोर्ट भी कहते हैं और ये भी आपको मिल जाएगा कोलकाता में। कहाँ पर है? कोलकाता में है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन डी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जिसको मेघस्तनीज के द्वारा लिखा गया है? तो अगर हम लोग पुस्तक की बात करते हैं तो इसका नाम है इंडिका। क्या नाम है? इस पुस्तक का नाम इंडिका है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो देखिए, भारत सरकार का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी है इसे हम लोग महान्यायवादी के नाम से जानते हैं। इसके बारे में हमारे संविधान के अनुच्छेद 76 में वर्णन किया गया है और इस समय के वेणुगोपाल हमारे देश के महान्यायवादी हैं। अच्छा, राज्य सरकारों के लिए भी इसी प्रकार का एक वकील होता है जिसे हम लोग महाधिवक्ता के नाम से जानते हैं और उसके बारे में प्रावधान आपको मिलेगा संविधान के अनुच्छेद 164 में।
अगला प्रश्न है कि कुटीर उद्योग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए, अगर हम लोग कुटीर उद्योग की बात करते हैं तो इसमें आपके उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है। देखिए, इसमें आपके घर के लोग शामिल होते हैं, ठीक है, घर के लोग शामिल होते हैं। इसमें उन्नत तकनीक कौशल की जरूरत होती है, ये बिल्कुल गलत है। इसमें स्थानीय कच्चे माल का उपयोग होता है, ये सही है। और इसमें परिवार या अल्पकालिक श्रमिकों का उपयोग किया जाता है, ये भी सही है। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसमें उन्नत तकनीक कौशल चाहिए तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। आखिरी प्रश्न है कि बाईचुंग भूटिया डैश डैश के समर्थन में ओलंपिक मशाल रिले को ले जाने से इनकार करने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी थे। बाईचुंग भूटिया जो कि हमारे फुटबॉल टीम के पूर्व कप्तान भी रह चुके हैं। जब 2008 में चाइना के बीजिंग में ओलंपिक हो रहा था तो उस समय इन्होंने तिब्बती स्वतंत्रता आंदोलन को सपोर्ट करते हुए जो आपकी रिले टार्च होती है उसको ले जाने से इनकार कर दिया था बीजिंग में। तो ध्यान रखिएगा, इनका नाम है बाईचुंग भूटिया जो कि फुटबॉल टीम के कप्तान थे। ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा हमारा करेक्ट। तो इस प्रकार से एक बार फिर से हम लोगों ने 50 प्रश्नों को डिस्कस कर लिया है। ये हमारा भाग 4 था। वीडियो आपको कैसी लग रही है इसके बारे में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलती है तो उससे आप लोग रिवाइज इसे जरूर करिए। और अगर आपने वीडियो को यहां तक देखा है तो कमेंट में टाइप करिएगा यस आई कैन डू इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।